नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूं और आप आज तक रेडियो की स्पेशल पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देश के कई राज्यों में चुनाव नजदीक हैं, जिनमें से एक बंगाल भी है। यहाँ बीजेपी की टक्कर तृणमूल कांग्रेस से है और वामपंथी पार्टियां जो हैं, अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाने की लड़ाई लड़ रही हैं। बीजेपी आजकल ममता सरकार पर पॉलिटिकल वायलेंस कराने का आरोप लगा रही है। ये वैसा ही आरोप है जैसा ममता बनर्जी अपने से पहले की वामपंथी सरकार पर लगाती रही है, या फिर जैसा केरल और बिहार में भी सुनने को मिलता रहा है। कोई नई बात नहीं है, पुरानी ही बात है। आजकल रेलेवेंट इसलिए हो गया है क्योंकि इलेक्शंस का दौर है इन सभी राज्यों में कमोबेश। सच तो यह है कि भारतीय राजनीति में ये कोई पूरा आरोप नहीं है, इसमें सच्चाई है। तो उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करने और जवाब पाने की कोशिश होनी चाहिए। जब ये होगा तब शायद समाधान भी निकले। अच्छा, खासकर बंगाल, केरल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ से ज्यादा ऐसी खबरें आती हैं। और चूंकि साउथ इंडिया से ऐसी खबरें ज्यादा आती हैं या बंगाल से आती हैं, इसलिए हिंदी मीडिया में वैसी सुर्खियां नहीं बनाती जैसी दूसरी खबरें बनाती हैं। तो आज पॉलिटिकल वायलेंस यानी राजनीतिक हिंसा पर मुंह नहीं चुराएंगे, सीधी बात करेंगे। मेरे साथ हैं शीतल पी सिंह। ना सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर बल्कि पत्रकारिता में भी आपका लंबा अनुभव है। देश के अखबारों और चैनलों पर आप दिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। फिलहाल एक वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल चलाते हैं। शीतल जी, आपका स्वागत है। जी। पहला सवाल तो यही करूंगा, सीधा और बेसिक, कि पॉलिटिकल वायलेंस यानी राजनीतिक हिंसा होती क्या है, इससे हम समझें क्या, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत तरह की हिंसाएं होती हैं, बहुत सारी वजहें होती हैं। एग्जैक्टली पॉलिटिकल वायलेंस एक विद्यार्थी की तरह आपसे समझना चाहूंगा, क्या होता है? देखिए, मनुष्य के विकास के साथ जब उसमें निजी संपत्ति का विचार जब भी क्रिएट हुआ, उसके साथ ही उससे हासिल करने के लिए हिंसा का प्रयोग होना शुरू हुआ। हम इस टर्मिनोलॉजी को कि राजनीतिक जो है, ये 200-300 सालों का इतिहास कह सकते हैं। इसके पहले तो तलवार ही थी और बंदूक थी, तोप थी और सब घोड़ों पर सवार दुनिया को अपने-अपने हिसाब से फतह कर रहे थे। 200-300 सालों से दुनिया ने सभ्य होने की ओर एक तरह से कहें कि ऐसे शास्त्र विकसित किए जिसमें इन सब चीजों की मीमांसा शुरू हुई कि क्या इसके बिना भी काम चल सकता है कि नहीं। ये सोचने वाला एक समुदाय पैदा हो गया और उसने इसकी व्याख्या करना शुरू की और इनको संरक्षित करना शुरू किया। ये हमारे पास अब किताबों में, लेखों में, ग्रंथों में उपलब्ध है और ये बहस का विषय भी है। तो लेकिन वो जो मूल बात थी, वो बात अभी नहीं बदली है। मूल बात वही थी कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट हुई, किसी के दिमाग में आया कि ये मेरा है और उस मेरे को रखने या उस मेरे को और बढ़ाने के लिए उसने काम शुरू किया, तो वहाँ हिंसा पैदा हुई। अब इस समय अब ये काम दुनिया में बड़े देश, छोटे देश, नीतियां और दूसरी जरियों से करने की कोशिश होती है कि हिंसा के बिना कुछ चीजें हासिल कर ली जाए, डरा धमका के कर लिया जाए, कुहनी करके कर लिया जाए, लेकिन आखिर में वो हिंसा होती ही है। अभी तक तो हो ही रही है। और सबसे बड़े देश जो इन सब चीजों के लिए सबसे बड़े तर्क भी रखते हैं और जिन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो इनकी रोकथाम के लिए कहे जाते हैं, उन सब में हम अमल में यही पाते हैं कि आखिर में वो ताना बाना टूट जाता है और अमेरिका इराक पहुंच जाता है, फौज लेके अफगानिस्तान पहुंच जाता है। रूस एक समय अफगानिस्तान में आ गया था। रूस और अमेरिका दोनों, और फ्रांस भी अभी सीरिया में रहे, बगल में तुर्की भी रहा, खुद सीरिया अपने को बचाने की कोशिश करता रहा, इजराइल भी बीच बीच में नोच लेता है। इधर चीन और भारत में देखिए सीमा पर हम लोग देख ही रहे हैं क्या तनाव है। तो हिंसा तो राजनीति में है, ये तो एक ब्रॉडर टर्म हो गया, ग्लोबल। हमारे अपने देश में या हमारे जैसे देशों में समस्या दूसरी। हम विकासशील देश हैं। ज्ञान के लिए, जो आज की दुनिया का ज्ञान है, जो जैसे तकनीक कहते हैं, उसके लिए पर निर्भर है। कोशिश करते हैं कुछ चीजों में, थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं, लेकिन हम अभी ज्यादातर पर निर्भर हैं। दूसरों से आता है। जब वो ज्ञान हम दूसरों से लेते हैं तो उसी के साथ व्यापार आता है। व्यापार फिर वही है, वो इच्छा वही है कि कैसे एक बड़े समुदाय को अपनी इच्छा अनुरूप कब्जे में रखा जाए। तो जब वो सब आता है तो फिर तनाव होते हैं और वो तनाव लगातार जारी है। जब स्थानीय स्तर पर देश में आता है
तो वो जो छोटा सा हिस्सा बचता है, पहले तो बड़े वाले ले लेते हैं, किसी भी तकनीक में सबसे ज्यादा तो वही ले लेते हैं। लेकिन जो देश किसी देश में वो छोड़ते हैं, उसको कब्जे में रखने की लड़ाई उस देश के भीतर जारी रहती है, और वो जारी है, हमारे यहाँ भी है। और उससे जो वो मार्क्सवादी व्याख्या है वो ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि दक्षिणपंथी और दूसरी व्याख्याएं भी हैं, आदर्शवादी माइथोलॉजिकल व्याख्याएं भी हैं, लेकिन वो नहीं लगता कि उतनी सटीक है। मार्क्सवादी व्याख्या जो वर्गीय ढंग से समाज के विभाजन की बात करती है, कि समाज में विपरीत वर्ग हैं जिनके विपरीत इंटरेस्ट हैं, और वो इंटरेस्ट एक दूसरे से टकराएंगे ही टकराएंगे, उसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब वो किस तरह से प्रकट होते हैं, कहाँ क्या करते हैं, वो एक अलग चीज। आपने कहा अलग अलग तरह की व्याख्याएं हैं अलग अलग विचारों से जो उपजी होंगी। तो जी मेरा सवाल इसमें ये है जी। कि क्या कोई विचार भी होता है पॉलिटिकल जो हिंसा को प्रमोट करता है, उसके कारण भी राजनीतिक हिंसा को प्रमोशन मिलता है? भले ही भारत की बात करें जो अपेक्षाकृत शांत देश है, वे और 47 के बाद जिसने ये तय किया कि हम एक लिखित संविधान पर चलेंगे और आपस में एक दूसरे की सुनेंगे। कोई इसे स्वीकार नहीं करता, सिवाय वामपंथियों के, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा था शुरू में, कि वामपंथी अपने दर्शन में इसका सीधे सीधे उल्लेख करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि वर्गीय विभाजन है, तो जब भी उसमें अपने अधिकारों की लड़ाई होगी तो हिंसा होने के पूरे चांसेस हैं, होगी। वो ये स्वीकार करते हैं, लेकिन बाकी कोई इसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन अमल में सब उसका इस्तेमाल करते हैं। एक ही इस तरह का प्रयोग दुनिया में हुआ इस बीती सेंचुरी में, वो गांधी जी ने किया था, कि उन्होंने अपने पूरे जीवन इसका प्रयास किया। हालांकि उनके चारों तरफ हिंसा घट रही थी, और वो घटती रही, तो उनके अपने परिवार में वो संभव नहीं हो सका, उनके अलावा किसी से वो संभव नहीं हो सका जो उन्होंने प्रयोग किए। लेकिन उन्होंने एक प्रयोग किया, और आज दुनिया में बहुत सारे लोग उस प्रयोग में अपने लिए कुछ 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 ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग उनको अपना एक तरह से आदर्श मानते हैं, और उनकी शिक्षाओं को अपने 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 जो लड़ाइयां जिसकी जहां है, नेल्सन मंडेला हुए, सभी उनका नाम लेते हैं। एक्चुअली अभी जो वर्तमान में जो राजनयिक लोग हैं दुनिया में सबसे बड़े देशों में, वो भी नाम लेते हैं। वो एक प्रयोग है, लेकिन उसके साथ वही जुड़ा हुआ है कि वो प्रयोग करने वाले के अलावा जो भी पेरीफेरी में है, उस पे उसका अमल नहीं दिखता। जैसे उन्हीं की पार्टी में सुभाष चंद्र बोस जी आखिर में सेना बनाने गए, उन्होंने भारत के लिए सेना बनाने की कोशिश की, बनाई जो भी उस समय जितना संभव था। नेहरू जी को भी कहा जाता है कि वो 100% गांधी जी से उस तरह से सहमत नहीं थे, और इसीलिए वो भगत सिंह वगैरह के मामले में भी नेहरू जी उन लोगों के ज्यादा करीब थे, लेकिन गांधी जी उतना करीब नहीं थे। गांधी जी उनकी भी आलोचना अपनी तरह से करते थे, क्योंकि वो हिंसा को एज सच निगेट करके एक नया प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अभी वो प्रयोग के ही स्तर पर है, दुनिया तो हिंसा ही इस्तेमाल कर रही है चीजों को तय करने के लिए। तो शीतल जी, हमने तो बात की कि विचारधारा या कोई विचार ऐसा हो सकता है जो हिंसा को प्रमोट करता हो, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं और अगर मैं कंटेम्परेरी बात करूं, तो विचार के अलावा भी आप ऐसे कौन से फैक्टर्स मानते हैं जो राजनीतिक हिंसा को प्रेरित करते हैं? देखिए, अच्छा, एक चीज और खास तौर पर चूंकि बंगाल से, बिहार से और केरल से ये खबरें ज्यादा आती हैं, तो मैं चाहता हूं जब आप बात करें तो इन 3 राज्यों को जरूर अपने ध्यान में रखें। जी 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 जी। देखिए, बंगाल, बिहार और केरल से ये खबरें इसी वजह से ज्यादा आई, और इसीलिए वो हिंसा की बात होती तो इन्हीं की बात होती है। वैसे हिंसा सर्वत्र है, उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में कोई कम हिंसा नहीं होती, राजस्थान में कोई कम नहीं होती, या कहीं भी कम नहीं होती। लेकिन यहाँ की हिंसा को और मुझे आपके बोलते बोलते जम्मू कश्मीर भी याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे ज्यादा हिंसा तो वहां हो रही है, या हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में तो अनवरत हिंसा क्योंकि रही है। वहां की खबरें कंज्यूम नहीं करते या वहां की खबरें यहाँ आती कम है, तो तो हम पता अलग तरह से चीजों को रखते हैं। लेकिन ठीक। बंगाल और केरल का जो टर्म है, और वो बिहार में भी थोड़ा सा जुड़ता है, वो इसलिए करते हैं कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टियां अस्तित्व में रही, और उनका अभी भी अस्तित्व। केरल में तो उनकी सरकार है, आप कह सकते हैं उनके नेतृत्व में सरकार है। बंगाल में 32-33 साल वो सत्ता में रहे। और बिहार में जिस वजह से इसकी बात की जाती है, वो भी उन्हीं से जुड़ी हुई है, कि उनमें से वो संगठन जो सीधे सीधे
हिंसा के जरिए वर्तमान तंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। नक्सलवादी आंदोलन कह लीजिए, उनके बहुत सारे धड़े हैं। तो वो सारे जो मामले हैं वो कम्युनिस्टों से जुड़े। वो वही है जो उस दर्शन की बात करते हैं कि दो वर्गों में साहचर्य से कोई चीज तय नहीं हो सकती। जब भी वो तय करने की बात होगी तो सामने वाला पक्ष हिंसा करेगा और हमें अपनी सुरक्षा में हिंसा करनी होगी। ये उनका तर्क है। अब इसमें उसे स्वाभाविक बना देते हैं। वो उनका तर्क ये है, हम लोग उसमें किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं बन सकते, लेकिन जो उनका तर्क है उसके वो तथ्य है। हाँ। और इसीलिए बंगाल में या केरल में हिंसा रिकॉर्ड हुई है, उस पर किताबें लिखी गई, उसको समझा गया है। वैसा राजस्थान वगैरह में काम नहीं हुआ है या मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कोई हिंसा नहीं हो रही है या कभी नहीं होती। वो हितों का टकराव है। जैसे एक बहुत बड़े हिस्से में देश में जो आदिवासी इलाके हैं, वहां जहां वो बसते हैं वहीं नीचे बहुत सारे खनिज हैं। खनिज आज के युग में आधुनिकीकरण के लिए बहुत जरूरी है और जंगल भी जरूरी है। आदिवासी जंगलों से अपना जीवन यापन करते थे, बहुत उनका पुराना आदिम तरीका था। नई व्यवस्था चाहती है कि वो उसको खाली करें और वो उसके नीचे जो खनिज है उनको इस्तेमाल करें विकास में। तर्क उसके कुछ भी दिए जाए, दूसरी तरफ से तर्क ये आता है कि ये कुछ लोग हासिल कर लेते हैं इन खनिजों के व्यापार को, और कहा जाता है देश के नाम पर, लेकिन वो जाता है व्यक्तियों के हाथ में, व्यक्तियों के नाम पर। जो सरकारी संस्थान भी बनते हैं वो भी बाद में किसी किसी इंडिविजुअल्स के हाथ बिक जाते हैं या बेच दिए जाते हैं। ऐसा प्रयोजित किया जाता है इस व्यवस्था द्वारा। ये आलोचना उधर से आती है। इस आलोचना की वजह से उस पूरे इलाके में लगातार हिंसा है, आप जानते ही हैं। उसके लिए बाकायदा हमारे यहाँ गृह मंत्रालय में एक प्रकोष्ठ बना हुआ है जो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करता है। सरकारें किसी की भी रहे, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, किसी हाँ, क्योंकि मोटे तौर पर हमारा सिस्टम इस पॉलिटिकल हिंसा को प्रमोट नहीं करता है, इसे जस्टिफाई नहीं करता है। हम नहीं मानते कि होना चाहिए, स्वाभाविक नहीं मानते। खरीदता है, रोज नए नए बल बनाता है, रोज कोबरा ग्रुप बनाता है, सीआरपीएफ लगाता है। तो वो वहां बंदूक गोली लेके कोई प्रेम करने तो नहीं गए हैं, वो गोलियां चलाते हैं, लोग उससे मरते हैं, तो हिंसा तो होती है। तो स्टेट की जो हिंसा है हम उसको उस तरह से दर्ज नहीं करते, लेकिन जब उसका प्रतिकार होता है या दूसरी ओर से ही पहल हो जाती है, कभी वो किसी एम्बुश करके किसी को मार देते हैं, तो अब हम उसकी हिंसा की बात करते हैं। तो हम इसमें थोड़े से एक तरह से कहा जाए कि हिंसा की बात करते समय हम लोग स्टेट को जनरली छोड़ दिया करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई भी प्रदर्शन धरना करे, पुलिस आके उसको बेदर्दी से मार रही है इस समय। किसी को भी किसी भी बड़े कानून में निरुद्ध कर दे रही है। बंगाल की खबर है कल की। रविशंकर प्रसाद का ही कहना था कि पिछले कुछ महीनों में हमारे करीब 115 कार्यकर्ता मारे गए पॉलिटिकल वायलेंस में। और वामपंथी तो अभी देखा जाए तो ना वहां सरकार में है और ना कायदे से विपक्ष में है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी है और पॉलिटिकल वायलेंस अभी भी एग्जिस्ट करती है, जबकि वहां वामपंथी सिनेरियो से करीब करीब हाशिए पर है, बाहर तो नहीं कहूंगा। अब देखिए कि कल वहां पर एक आंदोलन हुआ, एक रैली थी और वो चले अपने सड़कों पर और 2000 पुलिस वाले 6 रास्तों पर, 6 अलग अलग रास्ते हैं सचिवालय जाने के सरकार की तरफ, और हर जगह पर 2-2 हजार पुलिसकर्मी थे। वाटर कैनन चलाई गई, लाठियां बरसाई गई और पानी की बौछारें ऐसी नहीं बल्कि उसमें रंग भरा गया ताकि बाद में चिन्हित किया जा सके कि कौन कौन वहां पर मौजूद था। तो अच्छा, मुझे लग रहा है कि हम इस चर्चा में घुस तो गए, लेकिन ये बहुत जटिल मामला भी है, क्योंकि आप जब स्टेट पर बात करते हैं कि स्टेट की भी एक हिंसा है, फिर आप ये भी कहते हैं कि भाई आदिवासी इलाकों में जाइए, जो आपका इशारा झारखंड या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में है, वहां पर खनिजों को लेकर जिस तरह की हिंसा, स्टेट वर्सेस मूल निवासी वहां के रहने वाले, वो भी है। और ये जो रीजनल पार्टीज के बीच में भी है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा भी होता है कि जैसे बंगाल है जहां अब वामपंथी उस तरह से प्रभावशाली नहीं दिखते, बावजूद इसके वो ऐसा कोई विरासत छोड़कर चले गए क्या कि अब जो भी सरकार में भी आएगा, चाहे विपक्ष में भी रहेगा, वो लड़ेगा जरूर। और ऐसे कि किसी को रातों रात पेड़ से टांग दिया जाए और चिट लिख कर चले गए कि मैं खुदकुशी कर रहा हूं। और अब मतलब भाजपा आरोप लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस वालों ने किया, और तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि भाजपा वालों ने अपने ही नेता को खुद मार दिया क्योंकि वो तो हमारी पार्टी में आना चाहता था। तो अब मैं आपको ये उदाहरण बता रहा हूं और ये पूछना चाहता हूं, शायद इससे कोई सवाल पैदा होता हो, कि बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हमने कह दिया कि वामपंथी तो मानते हैं
कि ये तो स्वाभाविक है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि वामपंथी चले गए, फिर भी बंगाल में हिंसा रह गई। अब इसका कारण इसलिए क्या देखते हैं आप? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए बंगाल में क्या हुआ कि बंगाल में प्लासी का युद्ध हारने के बाद 1757। 1757 में, हम्म, आपकी अच्छी मेमोरी है, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ तो तो यस, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज कलकत्ते में आ गए या कहिए बंगाल में आ गए। वो अपने साथ आधुनिकीकरण लाए और बंगाल को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अंग्रेजों को जो कुछ पता था दुनिया के बारे में, जिस तरह से वो समाज व्यवस्था अपनी चलाते थे, जैसा वो चलाना चाहते थे, उसका जो भी फायदा या नुकसान हुआ वो पहले बंगाल का हुआ। तो बंगाल में लोग पहले आधुनिक शिक्षा से लैस हुए, बंगाल में पहले नवजागरण वगैरह के आंदोलन उसी वजह से पैदा हुए, बंगाल में उसी वजह से अंग्रेजों का प्रतिरोध दूसरों से पहले और बड़े स्तर पर शुरू हुआ। तो मैं हिंसक कल हिंसक कहा था, अनुशीलन समिति और वो सब जी, जो। जी, 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 बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बने। मैं जब आपने कल कहा था तो मैंने थोड़ा-सा देख पाया मैं, थोड़ा-सा रात में कुछ और काम कर रहा था, नहीं देख पाया, फिर सो गया। सुबह आपने समय दे रखा था, तो लेकिन मैंने देखा कि वो जिसमें बाघा जतिन वाला जो मामला है, नहीं उनका वाला प्रफुल्ल चाकी वगैरह, खुदीराम बोस वाला, खुदीराम बोस वाला। 1908 में ही हमारे कम से कम कई दर्जन क्रांतिकारी उस समय फांसी पे लटकाए गए, गोली से मारे गए या किसी न किसी तरह से, यानी उन्होंने प्रतिरोध किया था, वो उन्हें पकड़ा उस व्यवस्था ने और उनकी जान ले ली। तो 1908 से पहले से वो इस काम को कर रहे थे। ये एकदम शुरुआत से पहले, गांधी जी के उदय से भी बहुत पहले। तो बंगाल में राजनीतिक प्रतिरोध और आप कह सकते हैं राजनीतिक हिंसा, वो अंग्रेजों ने अपने आधुनिकीकरण के दौर में ही जन्म दी थी। वो शुरू हुआ, वो अनवरतता उसमें रही। फिर जब बंगाल का विभाजन हो गया, जो मूल कारण बना इसमें बढ़ने का इसकी, तब तो फिर तादाद इसकी बहुत बढ़ गई, बहुत संगठन बने। आप सब लोग इतिहास के विद्यार्थी सब जानते हैं। तो 1905 के बाद वो चीज बढ़ती चली गई। उसके बाद जो भारत आजाद हुआ, तो सबसे पहले आप जानते हैं उस समय की भी सबसे बड़ी हिंसा, वो ठीक है इस पश्चिमी बॉर्डर पे बाद में हुई, लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन की कॉल कलकत्ते से आई थी। वो बिहार तक उसके वजह से कितनी बड़ी हिंसा हुई और बाद में गांधी जी को नोआखाली जाना पड़ा और वो सब जो कुछ हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद वहां वो पहला राज्य है, वैसे केरल में पहली सरकार लेफ्ट की बन गई थी 57 में, लेकिन जिसमें उथल पुथल हो रही थी तमाम इश्यूज को लेके और पहले सरकारें बदली, वो राज्य बंगाल है। बंगाल में कांग्रेस रही, ये सही है, लेकिन वो गठबंधन की सरकारें भी उसके खिलाफ 67 में ही वहां आ गई और 62 से 67 तक बड़ा अपील रहा हुआ। और फिर उसके बाद फिर 77 से तो फिर लेफ्ट ही आ गया, तो उतने साल रहा। लेकिन इस बीच वहां नक्सलवादी आंदोलन हुआ, वैसा तो देश में कहीं नहीं हुआ, वहीं हुआ। और उससे उसमें फिर वो भी एक तरह की डायरेक्ट कॉल थी, जिसमें कॉलेज और स्टूडेंट्स वगैरह सबको कॉल किया गया था, जो बाद में देश में दूसरी जगहों में भी फैला, लेकिन मूलतः तो बंगाल में ही हुआ। और उसका प्रतिकार फिर स्टेट ने किया, सिद्धार्थ शंकर रे की गवर्नमेंट पर वो सारे चार्जेस हैं जो चार्जेस पंजाब में अकाली, बाद में जो सिख आंदोलन खालिस्तान के लिए हुआ, उस समय जो कुछ वहां हुआ, जिस तरह से बूचरिंग हुई, वो सारे बूचरिंग उसके पहले बंगाल में, यानी 20-30 साल पहले हो चुकी थी। कलकत्ते में उनकी नदियां बही और पूरे बंगाल में बहुत सारे ये सब मारे गए, चारू मजूमदार वगैरह। तो ये सब हुआ वहां, वहां तो होता रहा है। उसके बाद 77 में लेफ्ट की सरकार बाय द वे बन गई, उसका बहुमत भी आ गया और फिर वो चलती रही। तो जो सत्ता में थे यानी कांग्रेस, और जो सत्ता जिनसे ले ली थी लेफ्ट ने, उसमें होना ही था, क्योंकि वो ऐसे फैसले लेके आए जो देश में कहीं लागू नहीं हुए। दूसरी तरह से केरल में हुए हैं, लेकिन मूलतः तो बंगाल में ही हुए, जिसे ऑपरेशन बरगा कहते हैं, यानी जमीन उसको दी गई जो जमीन जोतता है। और ये एक दो को नहीं, लाखों, 18 लाख या 28 लाख की संख्या है जिन परिवारों को वो जमीन दी गई। तो बंगाल के लिहाज से बहुत बड़ी संख्या है। इसने बहुत इतने बड़े मतलब भूजोतों को के परिवारों को उसमें शामिल किया होगा, 1 करोड़ के आसपास लोग जमीन के अधिकार से इधर से उधर हुए होंगे। तो इसका फायदा उनको मिला। 4-5 चुनाव तो वो इसी पर जीते, 4-5 पीढ़ी, मतलब 4-5 पंचवर्षीय चुनाव वो इस पर जीते कि उन्होंने जमीन बांटी थी। पहला भूमि सुधार इस देश में इतने बड़े पैमाने का किया था। अब ये भूमि सुधार जिससे भूमि ली गई, उन वर्गों को तो निश्चित तौर पर पसंद नहीं आया होगा। वो सब उस जमाने में कांग्रेस में थे और उस जमाने में कांग्रेस के नेता होने का मतलब यही होता था, कलकत्ते में थे या
आजोधीर बाबू हैं, ये सब लोग डॉन माने जाते थे। ये नॉर्मल लोग नहीं थे, ये सब उस इलाके में, ये डॉन वॉन बिहार में सब बाद में आए हैं। सबसे पहले ये कलकत्ता और बंगाल में ये सब डॉन थे अपने अपने इलाके के। इनका एक बहुत बड़ा मतलब एक उस तरह से इन्होंने कोई सेना का नाम नहीं दिया, लेकिन इन लोगों के पास एक अच्छा बल था जो हाँ बराबर की हिंसा करता था। और उनके जो इधर जितने बड़े बड़े नेता थे कलकत्ते वगैरह में, प्रियरंजन दास मुंशी समेत, ये सब बड़े बड़े रंगबाज भी थे अपने यहाँ के, तभी राजनीति कर पाते थे। बाकी सारी पॉकेट्स जमीनों पर ले ली थी इसने कम्युनिस्ट ने। तो ये स्थिति बंगाल की रही, उससे वहां राजनीतिक हिंसा अनवरत हुई। तो आप ही कह रहे हैं कि बंगाल में जो हम पॉलिटिकल वायलेंस आज देखते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकारें आई या कम्युनिस्ट पार्टी का जो संघर्ष वहां पर रहा, केवल उसकी देन नहीं है। जी हाँ, केवल उसकी देन नहीं है, बल्कि वो पहले से चल रहा था। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो बंगाल में पॉलिटिकल योगदान है या पॉलिटिकल वायलेंस में योगदान है, वो एक सिलसिला भर है ना, वो पहले से चलता रहा है। ठीक है, अब मैं स्विच करता हूँ बिहार पर। वहां भी चुनाव होने हैं और वहां पर हमने जातीय हिंसा का एक लंबा दौर देखा, जिसे अगर पॉलिटिकल वायलेंस से जोड़ें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जो वजहें आप बंगाल में गिना रहे हैं कमोबेश वैसी ही मिलती जुलती वजहें बिहार में रही। उस पर इसी तरह का एक एनालिसिस जरा दीजिए। बिहार को मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तीनों को लेके कहूंगा, लेकिन कहूंगा बिहार पर। जी, तीनों में सामाजिक स्थिति एक जैसी है। तीनों बेहद सामंती राज्य हैं। सामंती राज्य यानी भूमि सुधार बिल्कुल नहीं हुआ है, जमीनों के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं इंडिविजुअल्स के पास हैं। और बिहार में एक इन दोनों से फर्क ये है कि ये दोनों पॉपुलेशन वाइज इनमें काफी बड़ा एरिया खाली रहता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, लेकिन बिहार बहुत घना बसा हुआ है। बिहार बहुत घना बसा हुआ है। बंगाल और बिहार में एक समानता है घने बसे होने की। और बिहार में प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आती हैं, तो उसकी वजह से जो गरीबी का जो स्तर है वो बहुत ही तकलीफदेह है। और उसमें सबसे प्रमुख भूमिका जो है वो जाति विभाजन हमारा निभाता है। अगर हम इस तरह की जितनी भी स्टडीज वहां से आई हैं तो हम पाते हैं कि जो दलित जातियां हैं उनके पास उनकी आबादी अगर आप देखेंगे और उसकी तुलना में उन पर जमीन का हिस्सा देखेंगे तो बहुत ही असमान है, बहुत ही असमान है। और इस समस्या को वहां किसी ने एड्रेस नहीं किया, हालांकि उससे राजनीतिक फायदे लेके बहुत सारे लोग सत्ता में आए। सोशलिस्टों ने किया, लालू जी जन्मे, रामविलास जी उनके नेता रहे, नहीं रहे अभी, बहुत सारे लोग पैदा हुए, लेकिन वो वहां भूमि सुधार का मामला जो है कोई उसको ले नहीं सका, बल्कि वो शॉर्टकट ढूंढते रहे। मंडल कमीशन एक शॉर्टकट था कि जिसमें पिछड़ों को आगे लाके वो सवर्णों के खिलाफ दलित और पिछड़ों का एक मोर्चा बनाने की कोशिश थी। वो उसमें कामयाब हुई, उससे राजनीति में लालू जी का उदय हुआ। आज नीतीश जी भी उसी का फल ले रहे हैं, रामविलास जी ने भी लिया। वो सब तो हुआ, लेकिन सवाल वही थे, वो हल नहीं हुए, आज तक हल नहीं हुए। उन सवालों को जब जमीन पे हल करने की कोशिश उन समाज के हिस्सों ने की तो वहां उनके साथ आए नक्सलवादी, क्योंकि एक रास्ता बंगाल से रिश्ता हुआ बिहार तक। बिहार सबसे करीब है बंगाल के, पहले तो झारखंड और ये दोनों एक ही थे, बॉर्डर थे जी। तो पहले झारखंड में हिंसा जो आदिवासी इलाकों में आई, इसी वही साधनों की के कब्जे की लड़ाई, फिर वो पसर गई, उत्तर बिहार तक चली आई और बहुत सारे वहां ग्रुप नक्सल्स के तीन तो रणवीर सेना जो बनी और ये सब जो हुआ वो तो एक अलग पूरा वो काउंटर में। पहले उन्होंने मजदूरी वगैरह मांगना शुरू किया और लड़ाई हुई तो सामंतों को मारा उन्होंने। जवाब में सामंतों ने अपनी सेना बनाई। सामंत तो वहां जातियां है, भूमिहारों ने, राजपूतों ने, इन सब ने अपनी अपनी सेनाएं बनाई। वो उसी तरह से जैसे आप हाथरस में देख रहे हैं कि एक सवर्ण सेना का कोई आदमी कह रहा है, अपना सेना पता नहीं उसके पास है कि नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी सेना है एक, और फेसबुक पे और उस पे वो वीडियो जारी कर रहा है जिसमें वो हिंसा की बात कर रहा है। उसे प्रशासन का संरक्षण भी प्राप्त हो, गिरफ्तार नहीं हुआ। वो ठीक है, ऐसा ही बिहार में हुआ। ठीक है। हाँ, कुछ और जोड़ना चाहें जोड़ दीजिए। हाँ, जोड़ना जरूर चाहूंगा कि वहां एक और चीज उसमें डेवलप हुई कि यहाँ अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वहां नक्सलों के बड़े ताकतवर संगठन थे और उसकी वजह से वहां बड़े बड़े कांड हुए। उन्होंने भी किए, उनके खिलाफ भी हुए।
तो खिलाफ यानी गरीबों के खिलाफ हुए, गरीबों की बस्ती जला दी गई, कहीं 64 लोग मार दिए गए, नारायणपुर बाथे वगैरह के बड़े कांड हैं। लेकिन बाद में चूंकि ये हमारा जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है उसमें सामंत जातियों का ही न्यायालय, प्रशासन और इन सब में कब्जा है, इसलिए उसमें उन लोगों को कोई न्याय नहीं मिला जो लोग इस पूरी लड़ाई में इस तर्क के साथ मारे गए कि हमारे यहाँ न्याय होता है, हमारे यहाँ कानून का राज है, वो तर्क वहां खारिज मिला कम से कम। तो वो समस्या वैसी ही बनी हुई है। ये और बात है कि अभी उतने बड़े पैमाने पे हिंसा नहीं हो रही है। बस यही कहने वाला था मैं। हाँ, कुछ लोग अभी आप जितने कारण गिना रहे हैं वो अपनी जगह सही हैं, और ये भी नहीं कहूंगा कि खत्म हो गए हैं, लेकिन अब जो पॉलिटिकल हिंसा हम देख रहे हैं उनके ये कारण तो नहीं लगते कम से कम। भाई तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में कहाँ जमीन बट रही है, या बिहार में कौन सी वो पार्टियां, अब तो पार्टियां लड़ रही हैं, कहाँ किसकी जमीन बट रही है, और केरल में तो थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल। अब स्थिति ये हुई है कि पिछले इस पूरे दौरान जो फिर वही कि वो शिक्षा वहीं से आती है वामपंथी स्कूलों में से, कि जो अर्थव्यवस्था का संचालन करने वाली या एक समय में जिनका कब्जा होता है, उनके चरित्र में भी इस बीच परिवर्तन होते रहे। पहले ये था कि ये हिस्सा बड़ा था, जो हमारे यहाँ जो भी कैपिटल जनरेट होती थी ये बहुत सारे लोगों में बट रही थी, बहुत सारे लोग उभर के आ रहे थे, कुछ लोग सफल हो रहे थे, कुछ असफल हो रहे थे। लेकिन अब दुनिया में ऐसा हो गया है कि दुनिया में तकनीक के विकास के साथ नॉलेज पूल बहुत बड़ा हो गया है, सबको हर चीज का पता हो गया है, जिनको पता हो सकता है, जो जानकारी खरीद सकते हैं। हाँ, उस मामले में प्रिविलेज है, इनके पास पैसा है, साधन है, कर लेते हैं। उससे क्रोनी कैपिटल जन्म ले रही है। क्रोनी कैपिटल ये है कि जो सरकार से मिलके संसाधनों पे कब्जा कर ले रही है, तो संख्या कम होती जा रही है, वो कटोरा कम हो रहा है। जैसे आपके टेलीफोन में 14-15 कंपनियां थी, अब 3 बची हैं, 3 में भी एक मरणासन है, 2 बची हैं सामने, तो 13 की जगह 2 बच रही हैं, 13 के लोग खाली हो रहे हैं। ये जो नई स्थिति आई है, इसमें जो राजनीतिक दल इस चीज को चलाए रखने के लिए इनकी सेवा करते हैं, जैसा आरोप है, जैसी राजनीतिक व्याख्या है कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं दरअसल इसी क्रोनी कैपिटल के सेवक हैं। तो अब उनमें सेवकों में लड़ाई हो रही है कि मैं सेवक रहूं कि तुम सेवक रहो। अब ये एक अलग हिंसा का, जो बंगाल में हिंसा हो रही है उसमें से दोनों में से किसी को मुकेश अंबानी से कोई लड़ाई नहीं है, गौतम अडानी से कोई लड़ाई नहीं है, और क्रोनी कैपिटल से कोई लड़ाई नहीं है। दोनों को राजनीतिक सत्ता इसलिए चाहिए कि वो कहते हैं कि हम इनकी सेवा आपसे बेहतर करेंगे। और ममता बनर्जी वो हैं जो सिंगूर और नंदीग्राम वाली लड़ाई से, है ना, नायिका बनकर उभरी थी, नक्सलवादी थे, और जैसे ही वो सत्ता में आई सबसे पहले उन्होंने वही जो किशन जी जो उनके लिए बयान दे रहे थे, सबसे पहले वो मारे गए। सत्ता में आकर सब सरकार है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको बताता हूँ, कुछ तथ्य हैं मेरे पास। इंडिया स्पेंड एक संस्था है, ये आंकड़े इकट्ठा करने का काम करती है। इसका 2019 का एक लेख है। ये कहती है कि अगर चुनाव में कोई क्षेत्रीय दल का प्रत्याशी खड़ा होता है तो हिंसा के चांस 7.2% तक बढ़ जाते हैं। अगर कोई क्षेत्रीय दल सत्ता में आता है तो हिंसक घटनाएं 9.9% बढ़ती हैं, और ऐसी घटनाओं में जो मौत का परसेंटेज है वो 13.4% तक हो जाता है। यानी कांग्रेस और भाजपा को कम से कम ये जो तथ्य है, जो आंकड़ा है, वो बरी करता है, और ये कहता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं अगर वो लड़ाई में हैं तो हिंसा के चांस बढ़ जाते हैं। कभी ये ध्यान में आया आपके? बहुत आपने अच्छा आंकड़ा बता दिया, इसने चीजों को और सरल कर दिया कि जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल हैं और जिनका बड़ा आकार है, जिनका बड़ा बजट है, और जो क्षेत्रीय स्तर पर है, क्योंकि जो हमारा वही जो आज का जो इसका लीडर है सिस्टम का, जो क्रोनी कैपिटल लीडर है, उसको क्षेत्रीय दल सूट नहीं करते। उसको 20 लोगों को एंटरटेन करना समझ में नहीं आता। उसके लिए बेहतर ये है कि 2 लोग केंद्रीकृत व्यवस्था हो, एक बार ये एक बार वो, कुछ पैसे इनको दे, कुछ पैसे उनको दे, कभी इनको बढ़ाए कभी उनको बढ़ाए, ये उसको बहुत सूट करता है। ये उसके अच्छा, बहुत आपने अच्छी बात की, और किसी दिन इस पर बात करेंगे, आपके साथ बात करने में से मजा आएगा कि ये 2 दलीय व्यवस्था करने की कोशिश इस देश में हो रही है। जी, उसके पीछे कितने सारे फैक्टर हो सकते हैं, और जो अभी आप कह रहे हैं उसमें से एक फैक्टर ये भी हो सकता है। खैर, इस पर बात नहीं करेंगे। सारे फैक्टर्स का मेजर है। तो इसके लिए ये है कि रीजनल लेवल पे
एक तो ये समस्या होती है कि बहुत सारे मेढक हो जाते हैं, इतने मेढकों को तोलना, उसमें अपना पोचिंग करना, उनको पकड़ के रखना, उनसे काम कराना थोड़ा कठिन हो जाता है उनके लिए मैनेजमेंट में। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, इसीलिए ये पार्टियां रीजनल पार्टीज को लगभग पैसा कम देती हैं, नहीं देती हैं। आप दूसरा आंकड़ा भी देख सकते हैं जो एडीआर वगैरह का है कि किस किस पार्टी को ये पैसे वाले कितना पैसा देते हैं। जब आप इस आंकड़े को उस आंकड़े के साथ देखेंगे तो आपके सामने सत्य उद्घाटित हो जाएगा कि रीजनल पार्टीज को लगभग पैसा नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है, और वो उस रीजन में अपने को वर्चस्व स्थापित करने के लिए जब कोशिश करती हैं तो जाहिर है कि एक राष्ट्रीय दल के बरक्स एक क्षेत्रीय दल जब सामने आएगा तो शॉर्टकट के चक्कर में वो हिंसा को ज्यादा मौका देगा। इनफैक्ट एक आर्टिकल और पढ़ रहा था मैं, और ये जो मैंने आपको तथ्य और आंकड़ा बताया है, इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जो स्थानीय दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनका जो उद्भव है, वो जो पैदा होती हैं, वो कई बार किसी मूवमेंट से पैदा होती हैं। जैसे कई जगह भाषा को लेकर मूवमेंट चला है, या फिर कई जगह बाहरी बनाम स्थानीय को लेकर मूवमेंट चला है। तो इन ये वॉयलेंस करके आगे बढ़ती हैं, शुरू में तो करती ही हैं, और बाद में भी जब ये सत्ता में आती हैं या जब ये फ्रंट रनर बन जाती हैं डेमोक्रेसी में, तो भी इनकी वो आदत नहीं छूटती है, तो भी वो उस हिंसा को जस्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब उनकी शुरुआत हुई थी तो वो इतिहास ना उनका पीछा छोड़ता है और ना वो उससे मुंह चुराना ही चाहते हैं। तो उसमें देखिए हमारे देश में थोड़ी विशेषता है ये, वैसे तो हिंसा आजकल विश्वव्यापी है और जो कथित सभ्य देश हैं उनके लिए भी संभव नहीं हो रहा है कि वो एकदम इसको सेट असाइड कर सकें। वो मान लीजिए अपने देशों में ऐसा नहीं करते तो जिन देशों में उनका प्रभाव होता है वहां हिंसा कराते हैं, वो सबूत तो हर जगह उपलब्ध है। लेकिन बिल्कुल जो रीजनल पार्टी है जिसे हम कहते हैं, मतलब शाब्दिक टर्मिनोलॉजी में सड़क की राजनीति, वो सड़क की राजनीति से आगे आती है। राष्ट्रीय पार्टियों को बहुत बाद में सड़क की राजनीति करनी पड़ती है, लेकिन रीजनल पार्टी में तो शुरू करता है थानेदार से पिटाई खाके, पहले स्टेट उसके सामने आ जाता है। जब एक नेता कहीं पैदा, कोई रामविलास या कोई शरद यादव या कोई पैदा होता है तो सबसे पहले उसके लोकल थाने से उसकी पिटाई शुरू हो जाती है, वहां से वो शुरू, तो वो एक हिंसक वातावरण में ही जन्म लेता है। तो जाहिर है कि उसे उस थानेदार से ज्यादा तगड़ा बनना पड़ता है, वो एक भीड़ लेके थाने पे हमला करता है। ये राजनीति ऐसे पैदा होती है। तो उसमें तब तो वो जब थाना क्रॉस करता है, जब थाने पे हमला कर लेता है या थानेदार ये समझ जाता है कि इससे झगड़ा करने पर मेरा थाना फूका जा सकता है, तब वो उस साइज से बाहर निकलता है। तब उसे जिले वाला आदमी डीएम बुलाता है बातचीत के लिए कि इधर आओ भाई तुम क्या करते हो, तब उसे एक कद मिलना शुरू होता है। तो उसका तो जन्म ही हिंसा में ही होता है, स्टेट बनाम वो खुद। और स्थानीय लेवल पर भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पहले से जो सेटअप बना हुआ है उनका हर तरह का वर्चस्व है। और राजनीति में हमारे देश में ये राष्ट्रीय दल भी एक बहुत बड़े पैमाने पर आप हिंसक समूहों का, गुंडागर्दी करने वालों का, अपराधियों का, ये भी सब एडीआर का आंकड़ा है कि इन पार्टियों में 150 लोग, जैसे आज बीजेपी में 303 सांसद हैं तो उनमें से आप पाएंगे 156 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। तो वो नीचे से ऐसे लोगों के समूह को एक तरह से है कि आप सर्कल करते हैं, ये कि पूरे देश के गुंडों का बड़ा समूह दो राष्ट्रीय पार्टियों में पहले बटेगा, फिर जो उसकी छतरन बची कुची है उसे लेके नीचे से दूसरा कोई आएगा। और तो वो तो राजनीति में हिंसा न होने का कोई। कल हमारे यहाँ बात हो रही थी आज तक रेडियो में आपस में, तो हमने कहा कि भाई अब तो तृणमूल कांग्रेस है और भाजपा है, ये तो नई तरह की पार्टियां हैं अपेक्षाकृत वामपंथी दलों या कांग्रेस से, तो ये कोई नई राजनीति की शुरुआत क्यों नहीं करती, हिंसा वहां भी क्यों है। तो किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, और वो ये कही कि भाई इनमें जो अभी नेता हैं जो लीड कर रहे हैं, ये भी तो उन्हीं दलों से आए हैं जिन पर हिंसा के आरोप लगते रहे हैं। बहुत सारे लोग जो आज भाजपा को वहां पर लीड कर रहे हैं या फिर तृणमूल कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, और जिनका हिंसा में नाम भी आता है और जो अपने भाषणों में हिंसा को प्रमोट करते हैं, तो वामपंथी दलों में या तो रहे हैं या उनसे लड़ते रहे हैं, तो ये भी कोई अलग से तो उतरे नहीं है कि उसी कल्चर का हिस्सा रहे हैं। तो आप कोई पार्टी नहीं आ जाए या अभी कल परसों भी बन जाए तो ऐसा थोड़ी है कि उसका पॉलिटिक्स करने का स्टाइल रातों रात बदल जाएगा। कैरेक्टर नहीं बदलेगा, पार्टियों के झंडे और बैनर बदलते रहेंगे, नारे बदलते रहेंगे, कैरेक्टर वही है, कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं है।
हाँ, वही नेता उधर हिंसा कर रहा है, वही अब इस पार्टी में हिंसा कर रहा है। फिर तो आप उसमें फर्क मतलब असली फर्क होना बड़ा कठिन काम है। अच्छा, ये जो आपने कई चीजें बताई, फैक्टर्स बताए, इसके अलावा मेरे एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि एक सवाल जरूर कीजिएगा कि समाज जो है हमारा और जो पॉलिटिक्स है हमारी, क्या, हालांकि आपने बात कह दी है कि भाई पैसे वाली बात भी कही आपने, जमीन वाली बात कही, संसाधनों पे कब्जे वाली बात कही, जहां से इसके मूल कारण उभरते हैं, लेकिन क्या इन कारणों के इतर आप कुछ और कारण भी इसमें जोड़ना चाहते हैं कि जिससे पॉलिटिकल वायलेंस को बल मिलता है? एक चीज और है जो छूट गई है हमारी बातचीत में, और लेकिन मुझे अभी अभी उसका ख्याल आ गया। बिल्कुल। और वो थी कि अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो जो भी सत्ता में होता है वो भी एक पॉलिटिक्स करता है। वो अपनी एक पॉलिटिक्स करता है अपनी लॉन्जेविटी के लिए। अंग्रेज जब हुकूमत में थे तो उन्होंने अपने जमाने में 1857 के गदर से सीख के एक पॉलिटिक्स की थी, और वो ये थी कि हमारे देश में जो विभिन्न किस्म के स्वर थे जो उभरना चाहते थे, लेकिन उनको उस समय की सरकार 57 से पहले नहीं कंसीडर करती थी। दलितों के सवाल थे, छुआछूत के सवाल थे, हिंदू मुस्लिम का सबसे मेजर सवाल था। उन सारे सवालों को उन्होंने नीचे से उसको मदद की, उनको हवा दी, उनको बढ़ने दिया, और फिर उनको इनकैश किया। जब वो 47 में गए तो वो इस देश को धर्म के नाम पर विभाजित करके चले गए। हमारे देश में हिंसा की एक बहुत बड़ी वजह इस धार्मिक बंटवारे से बनी हुई है, क्योंकि ये जब धार्मिक बंटवारा हुआ तो इसके लिए फिलॉसफी भी गढ़ी गई, इसके तर्क गढ़े गए, इसके पक्ष और विपक्ष में लोग हुए। क्योंकि धर्म अपने आप में एक राजनीति है, उसकी एक अपनी अलग सामर्थ्य होती है। वो सामर्थ्य भी हिस्सेदार बनी, इस पूरे सिस्टम में हिस्सेदार बनने के लिए लड़ रही है। तो अब वो भी हमारे देश में, और मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा अगर टोटल करेंगे तो सबसे ज्यादा हिंसा इसी के जरिए हुई है बहुत लंबे समय तक, और ये अनवरत जारी है। आज तो आप देखते हैं कि सबसे बड़ा राजनीति में सक्सेसफुल प्रतिफल इसी से मिलता है कि आप अगर सामुदायिक हिंसा को, सामुदायिक दुर्भावना की राजनीति करते हैं तो सफलताएं बहुत शॉर्टकट में है, बहुत जल्दी है। हाँ, जो आज बंगाल में हम पॉलिटिकल वायलेंस देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो अभी आपने दर्ज कराया, अंडरलाइन किया, ये भी है कि जिस तरह का वहां पर सांप्रदायिक विद्वेष फैला है पिछले कुछ दिनों में, दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा हुई, उसके बाद भी हुई, पंचायत चुनाव में हुई, और अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको मुद्दे यही मिलेंगे। धर्मनिरपेक्षता झंडा लिए कोई खड़ा होगा, हिंदू धर्म का झंडा लेके कोई और खड़ा होगा, और मुस्लिम का भी वहां पर तो झंडा है। तो सब अपने अपने ढंग से इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा और यहाँ पर से कंक्लूड करूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है, इस पर रोक किस तरह से लगाई जा सकती है? क्या कुछ उपाय हो सकते हैं भारतीय राजनीति में कि ये चीज रुके? सही तो नहीं है। मैं आशावादी उतना नहीं हो पा रहा हूं जो ऐसी परिस्थितियां हैं उसको देखकर। लेकिन कानून का अगर शासन हो और सचमुच में हो, या कम से कम 80-90% हो, और उसका फिर नीचे लोगों में विश्वास भी जो अब खत्म हो चुका है वो हो, तो तुलनात्मक रूप में कम हिंसा होगी। वो उसी तरह से नजर आता है जैसे यूरोप के उन देशों में जिनमें ये समस्याएं उस तरह से नहीं है, और संसाधनों के बंटवारे में इतना बड़ा हेर फेर नहीं है, सरकारें जो हैं कानून सम्मत हैं, मनुष्य इंडिविजुअली भी न्याय पा सकता है या कोशिश करता हुआ दिख सकता है, वहां हिंसा कम है या नहीं है। और जहां ऐसा नहीं है वहां हिंसा ज्यादा है। तो इसका सीधा सीधा सापेक्ष संबंध है कि हिंसा न होने की वजह तभी हो सकती है कि समाज में कानून का शासन जो है सचमुच में अमल में नजर आ रहा हो। वो हमारे यहाँ होने की अभी कोई संभावना नहीं। यानी जो लोग हैं उन्हें कानून में भरोसा हो, और जो कानून वाले हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से बनाए रखें, वो भी इस बात को महसूस करें कि भाई हमें जो इंसाफ देने का हमें काम मिला हुआ है, हम उसे ठीक से दें, सही से डिलीवर करें। तो ये जो दोनों का आपसी रिश्ता है, जो जितना बेहतर बनेगा उतना ये भावना उपजेगी कि भाई हमें अपने हाथ से काम नहीं करना है, हम तो अदालत चले जाएंगे या थाने में जाएंगे, हमें इंसाफ मिल जाएगा। करेक्ट। यही ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, जुड़ने का, इतनी लंबी बातचीत करने का। और आप सभी लोगों का भी शुक्रिया जो इस बातचीत को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पॉलिटिकल वायलेंस पर बहुत कम बात होती है, वायलेंस पर तो हो जाती है। पॉलिटिकल वायलेंस के ये जो तत्व हैं, ये भी रोज की खबरों में दबे छिपे रह जाते हैं। हम जड़ों तक नहीं पहुंच पाते। मुझे उम्मीद है आज जड़ों तक पहुंचने में कुछ मदद मिली होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से। थैंक्स। इसको निकालते हैं।